हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंट। इस टॉपिक में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये सीक्वेंस से नहीं दिया गया है। आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप मुझे बता दो कि फिंगरप्रिंट क्या होता है। हम सब जानते हैं जो हमारे हाथ के फिंगर है, इनके जो प्रिंट होते हैं उन्हें बोलते हैं फिंगरप्रिंट। तो बस सेम कहानी ऐसी हो जाएगी हमारे पास। डीएनए भी हमारे पास क्या होगा, दो व्यक्तियों का डीएनए भी सेम नहीं होगा। दो व्यक्तियों का डीएनए अलग अलग होता है, तो उसी को हम बोल देते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। अब डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ने से पहले आपके पास कुछ टॉपिक का आपको पता होना ज़रूरी है। वे टॉपिक कौन कौन से हैं और बात करते हैं। हमारा पहला हेडिंग है, ये आपका टॉपिक जो है डीएनए फिंगरप्रिंट। इसका हमारा दूसरा नाम होता है डीएनए टाइपिंग। इसको बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, मान लो मैं अपनी बनाता हूँ प्रोफाइल कि मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट इतना है, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे कान ऐसे हैं, उसे बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग। तो इसी बेस पर हम प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए ज्ञात करते हैं कि उसका डीएनए अलग है या उसका डीएनए अलग है। ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं जीनोम। जीनोम क्या होता है, यहाँ पर लिखिए परिभाषा। किसी भी ऑर्गेनिज्म या जीव की अगुणित कोशिका या उसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल में उपस्थित सारे जीन उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम कहलाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना आप जीन के बारे में। यहाँ पर क्या टॉपिक है, जीन। देखो जीन क्या होता है, ये डीएनए का सेगमेंट होता है। क्या होता है, डीएनए का एक खंड होता है जिसमें क्या होती है, प्रोटीन के लिए सूचनाएं प्रेजेंट होती है, उसे बोल देते हैं जीन। अब डीएनए जो हमारे पास डीएनए है, डीएनए में आपके होते हैं नाइट्रोजन क्षार। क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ATCG। ये क्षार आपके पास होते हैं, बोलते हैं इन्हें बोलते हैं बेस। ठीक है। उन बेस को हम बोल देते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं बेस पेयर। हिंदी बोल देते हैं क्षार युग्म। क्लियर। अब ह्यूमन के जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 3 × 10⁹ क्षार युग्म बेस पेयर होते हैं। अब ध्यान रखेंगे सब बच्चे कि ये 3 × 10⁹ जो होगा वो या तो हो सकता है स्पर्म में या होगा ओवम में। किस में होगा भाई, स्पर्म में या होगा ओवम में। ठीक है, क्योंकि स्पर्म भी हैप्लॉइड सेल है, ओवम भी क्या है, हैप्लॉइड सेल है। तो हमारा जो ह्यूमन का जो जीनोम होगा उसमें क्या मिलेगा आपको, 3 × 10⁹ क्षार युग्म बेस पेयर मिलते हैं। अब कमाल की बात क्या है कि ह्यूमन का डीएनए 99.9% सेम होता है। ऐसे बोल दो आप कि ह्यूमन का डीएनए 99.9% उसमें बेस पेयर एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो कितना अलग हो गया है, तो 99.9% में से अगर आप घटाएंगे तो 0.1% डीएनए अलग होगा, जो फिंगर प्रिंटिंग का आधार बनता है। ठीक है, आ जाओ फटाफट। क्या लिखा है, ह्यूमन में मिलने वाले क्षार अनुक्रम या बेस सीक्वेंस। अब ये बेस सीक्वेंस है क्या, तो जिन बच्चों को नहीं पता चला वो देख ले। बेस सीक्वेंस क्या होती है, ये मेरे पास एक डीएनए हो गया है, इस डीएनए पर हमने यहाँ A लगा दिया, T लगा दिया है, C लगा दिया, G लगा दिया, T लगा दिया। इसको बोलते हैं बेस सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बेस सीक्वेंस बोलते हैं। मिलने वाले क्षार अनुक्रम या बेस सीक्वेंस लगभग 99.9% एक समान होते हैं। तो डिफरेंट कितने का होगा, डिफरेंट हो जाएगा 0.1% का डिफरेंट होगा। मतलब मेरे डीएनए में, आपके डीएनए में या और किसी के डीएनए में कितना डिफरेंस होगा, 0.1 का डिफरेंस होगा। ठीक है।
इसमें एक आपका एक्सेप्शन भी आता है, उसे बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब ऐसे जुड़वा बच्चे जो एक ही जाइगोट से बनते हैं उनका डीएनए 100% सेम होता है। क्लियर है? ओके। अब हमें निकालना है कि 0.1% इसका इसका 0.1% कितना बैठेगा। जब निकाल के देखते हैं फटाफट। ये 0.1 इंटू 10⁻⁻, सॉरी ये हो जाएगा आपका 0.1/100 गुणा कितना 3 गुणा 10⁻⁹। यहाँ से एक पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 3 गुणा 10⁻6। ये आपके पास बेस पेयर है, बेस पेयर। ठीक है, इतना डीएनए आपका और मेरा डीएनए क्या होगा, अलग अलग होगा। अब आप चेक कर लो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डीएनए है। अगर मैं दो व्यक्तियों के बीच में डीएनए के बारे में जो या डीएनए में डिफरेंस पता करना चाहूँ तो हम इसकी सीक्वेंस 3 गुणा 10⁻6 बेस पेयर की सीक्वेंस नहीं कर सकते हैं। क्यों? एक तो बहुत बड़ा डीएनए अपने आप में, इसमें ज़्यादा लागत आ जाएगी और समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम क्या चाहते हैं, हमारे पास कोई ऐसी तकनीक हो जो फास्ट काम करे पता लगाने के लिए कि ये इसका डीएनए है, ये इसका डीएनए है। क्लियर है? ये मेरे पास सेल होती है, सेल, और सेल के अंदर ये होता है केंद्रक, ये होता है न्यूक्लियस। ये बोलते हैं इसको केंद्रक। और इसके अंदर हमारे पास धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है, धागे नुमा स्ट्रक्चर, उनको बोलते हैं गुणसूत्र, या बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर है? अब होता क्या है हमारे पास, जो ये गुणसूत्र है इनमें, इनके अंदर डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। तो पहले सेल, सेल के अंदर क्या, न्यूक्लियस, उसमें क्या, क्रोमोसोम। अगर हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ये हमारे पास क्या है, एक क्रोमोसोम है। अब इतने सेगमेंट में इसके या इसके प्रत्येक पार्ट में क्या होगा, डीएनए होगा। हम इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा ऐसे दिखाते हैं करके। हमारे पास ये होगा डीएनए, ये ए हो जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा, सी यहाँ पर जी आ जाएगा, ये जी, ये सी, ये टी, और ये फिर ये आ जाएगा। ये इसके पास डीएनए है। अब डीएनए के जिस खंड में प्रोटीन के लिए सूचनाएं प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं जीन। क्लियर है? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उस पर क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, और डीएनए के जिस सेगमेंट में सूचनाएं प्रेजेंट है प्रोटीन बनाने के लिए उसको बोल देते हैं जीन। क्या बोल देते हैं? जीन बोल देते हैं। हमारे पास ये इसकी परिभाषा है डीएनए फिंगरप्रिंट की। क्या परिभाषा है? दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए अंगुली छापी एक त्वरित विधि है। इंग्लिश में डीएनए फिंगरप्रिंट इज ए वेरी क्विक way to compare the DNA sequences of any two individuals। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास जो 0.1% डीएनए अलग था, हम उस पर भी वो स्थान ढूंढेंगे जिनमें ज़्यादा अंतर होगा, जिनमें ज़्यादा अंतर होगा। दो व्यक्तियों के यदि हमें डीएनए की तुलना करनी है तो हम 0.1% डीएनए अलग था उसमें भी वो स्थान ढूंढेंगे जिसमें ज़्यादा अंतर हो, जिसमें ज़्यादा अंतर हो। क्लियर हमारे पास? ये इसकी परिभाषा है। अब सवाल ये कि जो 0.1% डिफरेंस है उसमें भी वो स्थान देखेंगे जहाँ पर ज़्यादा अंतर है। तो अब क्वेश्चन ये कि अंतर कहाँ पता करें, अंतर कहाँ पता करें? तो मैंने आपको क्या बताया था कि डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में। कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है प्रेजेंट डीएनए। और आप सब बच्चे जानते हैं कि जो क्रोमोसोम पे होता है हमारे पास उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है कौन से वाला? नॉन कोडिंग सीक्वेंस, एक होती है कोडिंग सीक्वेंस।
इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास मान लो ये क्रोमोसोम है, ये आपके पास क्या है, एक क्रोमोसोम है, ये इतना पार्ट इसका नॉन कोडिंग वाला है, इतना पार्ट क्या हमारे पास ये, और ये हिस्सा क्या है, नॉन कोडिंग वाला पार्ट है, और जो बचा है वो क्या है, कोडिंग है। मतलब क्या हुआ इसका, कि हमने बोल दिया कि नॉन कोडिंग पार्ट है, मतलब उस वाले सीक्वेंस में किसी भी प्रोटीन के लिए सूचनाएं प्रेजेंट नहीं होगी, उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग पार्ट। जिसमें सूचनाएं प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे कोडिंग पार्ट। मैंने लिख दिया है कि नॉन कोडिंग किसे बोलेंगे, किसी भी प्रकार की प्रोटीन का कूट लेखन या कोडिंग नहीं करते हैं। दूसरा, ये प्रोटीन को कोड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, यदि इसमें म्यूटेशन, अब ये म्यूटेशन क्या है आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया, कि एक स्थान पर टी आ जाता है, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, मतलब डीएनए में चेंज है, डीएनए में चेंज। उसकी बात करते हैं, यदि इसमें उत्परिवर्तन म्यूटेशन हो भी जाए तब यह बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। क्यों भाई, नुकसान क्यों नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि सर इनमें किसी प्रकार की प्रोटीन की सूचनाएं प्रेजेंट नहीं है। अब इनमें म्यूटेशन हो जाए या ना हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिक्कत कहाँ होगी, दिक्कत यहाँ होगी, इसमें म्यूटेशन बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। मान लो हमारे पास कोई प्रोटीन है जो आपकी बॉडी के अंदर, मतलब आपके पास एक एंजाइम है टायरोसिन, उस एंजाइम को बनाना है और उसके लिए हमारे पास कोई जीन है, उसमें म्यूटेशन हो जाए, अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, वो एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनेगा, क्योंकि जीन डिफेक्टिव हो गया हमारे पास, तो उससे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसमें म्यूटेशन बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि म्यूटेशन कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों में होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, म्यूटेशन कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों में होते हैं। ओके, अब समझते हैं म्यूटेशन। मेरे पास म्यूटेशन क्या है, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। अब यदि म्यूटेशन हमारी बॉडी के अंदर दो सेल में हो सकता है, दो प्रकार के सेल में हो सकता है। पहला कहाँ होगा, पहला होगा दैहिक कोशिकाओं में, या बोलते हैं सोमैटिक सेल। अब सोमैटिक सेल कौन सी होती है, जो आपकी आँख, नाक, कान, दांत बनाती है, वो सब क्या है, वो सब सोमैटिक सेल है। इसमें क्या होगा, सोमैटिक सेल में देखो दोनों सीक्वेंस होगी, यहाँ पर कोडिंग भी होगी और नॉन कोडिंग भी होगी। कोडिंग में या नॉन कोडिंग में, दोनों में हो जाए, दोनों में हो जाए, जैसे ही व्यक्ति की डेथ होगी ये म्यूटेशन भी वहीं समाप्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो सोमैटिक सेल होती है उनमें मियोसिस नहीं होता है, केवल क्या होता है, उनमें केवल होता है माइटोसिस। तो जैसे व्यक्ति की डेथ होगी ये म्यूटेशन आपका उधर ही ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है, ये आगे नई जनरेशन में नहीं पहुंचता है। अब यहाँ पर आ जाओ, हमारे पास जर्म सेल है। अब जर्म सेल में अगर म्यूटेशन होता है नॉन कोडिंग में, इसमें होता है नॉन कोडिंग में, आप जानते हैं कि उससे क्या होगा, एनिमल्स की या जीव की बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नॉन कोडिंग में म्यूटेशन समय के साथ उत्परिवर्तन या विभिन्नताएं, म्यूटेशन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में म्यूटेशन, इसको बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन इकट्ठी होती जाएगी। कौन से रीजन में इकट्ठी हो रही है भाई, नॉन कोडिंग में। अब क्या होगा, जैसे ये सेल डिवाइड करेगी तुम्हारे पास ये जो म्यूटेशन हुआ है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएगा। अगर कोडिंग में हो जाए तो यहाँ पर चांस बनते हैं, अगर कोडिंग में म्यूटेशन हो जाए, अगर सेल इफेक्टेड हो जाए तो सेल की उधर ही क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है भाई, अब इसी के बारे में एनसीईआरटी एक पॉइंट लिखती है, इसी के बारे में। पॉइंट क्या है वो जरा आप लिखेंगे उस पॉइंट को। तो एनसीईआरटी ये लिखती है, यदि जनन कोशिका उत्परिवर्तन किसी व्यक्ति की संतानोत्पत्ति क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करते हैं तो यह उत्परिवर्तन स्थानांतरित होता है, जिससे जनसंख्या के दूसरे सदस्यों ब्रैकेट के अंदर लैंगिक जनन द्वारा सदस्यों में यह फैल जाता है। लिखा है इंग्लिश में, इफ ए जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव offspring who can transmit the mutation, it can spread to the other members of population through sexual reproduction। इसका क्या मतलब हुआ,
मैंने वो क्या बताया था कि म्यूटेशन होता है दो सेल के अंदर, या तो होगा जर्म सेल में या होगा सोमैटिक सेल में। यदि सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हुआ तो जैसे ही इंसान की डेथ होगी वे म्यूटेशन उधर ही ख़त्म हो जाएंगे। यदि जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ और उस म्यूटेशन ने उसकी जो संतानोत्पत्ति क्षमता को गंभीर रूप से, क्या बोलते हैं हमारे पास, एबिलिटी टू हैव, मतलब उसकी जो क्या बोलते हैं सेक्सुअल उसको अफेक्ट नहीं किया, तो वो म्यूटेशन आपका नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुरूपता, या इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये है क्या, देखो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और मॉर्फ का मतलब होता है, मॉर्फिज्म का होता है बहुत सारी फॉर्म। क्या लिखा है, आनुवांशिक आधार पर विभिन्नता है या जेनेटिक लेवल वेरिएशन है, ये म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होती है। आपके पास एक डीएनए है, उस डीएनए में से क्या हुआ, एक हमारे पास, देखो हमारे पास ये 3 डीएनए मान लो आप, 1 2 3, हमने इनका सिंगल स्टैंड लिया है, जिसकी सीक्वेंस है वो ATCGTAGC है। अब म्यूटेशन हो गया और म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर G के स्थान पर C आ गया है। क्या आ गया है, C आ गया है। तो अभी तुम्हारे पास एक ही रूप था, अब इसके दूसरे, इसी की हमारे पास दूसरा रूप ये आ गया है। सब जगह एक जैसा है लेकिन एक जगह चेंज हो गया है। तीसरा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, T आ गया है। तो अब इसको बोल देते हैं, अगर सिंगल चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं SNP। आपने पहले पढ़ भी रखा होगा ये SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये बोलते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या सिंगल बेस पेयर में चेंज है। अब ये अलग अलग है, ये सब अलग है, किसकी वजह से, एक सिंगल बेस पेयर की वजह से। इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों आएगा ये, इनमें हो गया म्यूटेशन। अब मेरा नया टॉपिक है युग्म विकल्पी, यह बोलते हैं इनको अलील। विपरीत विशेषक के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी कहते हैं। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नाउन एज अलील्स। देखो अलील सीरियल में क्या होते हैं, हमारे पास जीन होते हैं। क्या होते हैं, जीन। हमने जीन में थोड़ा सा म्यूटेशन करा और म्यूटेशन की वजह से जो नई जनरेशन आई उसमें कुछ चेंज हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास मान लो ये जीन है, ये जीन है। अगर ये जीन किसी व्यक्ति के अंदर प्रेजेंट हुआ तो उससे बनती है ब्लैक आई। क्या बनती है, उससे ब्लैक आई बनती है। अब इसके बाद क्या हुआ, इस जीन में म्यूटेशन हुआ और 2 स्थान पर या सिंगल स्थान पर हमारे पास क्या हुआ है, ये बेस चेंज हो गए। अब जिस व्यक्ति के अंदर ये जीन गया वहाँ पर ब्लू आई आ गई। वहाँ पर कैसी आई आँख उसकी, ब्लू आई, उसकी आँख का जो कलर था वो ब्लू आ गया। अब यहाँ पर हुआ क्या है, अगर ये ब्लू आई हमें जनसंख्या में ज़्यादा दिखता है तो हम इनको बोलते हैं कि ये एक दूसरे के क्या बन गए, ये बन गए अलील। क्या बन गए, ये बन गए अलील। अब यहाँ पर ब्लैक आई, ब्लू आई, ये तो ट्रेट्स है। क्या है, ये ट्रेट्स। और आँख का जो रंग है वो करैक्टर है। वो क्या है, करैक्टर है। तो हम अलील कब बोलेंगे, जब ब्लैक आई जनसंख्या में ज़्यादा दिखने लगे, तब हम बोल देंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, अलील है। क्लियर है। अब मेरे पास है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप अपना आप समझ के होंगे क्या मतलब है पॉलीमॉर्फिज्म का, और सामने लगा है डीएनए, मतलब डीएनए के किसी एक बेस पेयर में चेंज होगा। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। देखो साफ साफ लिखा है, यदि विकल्पी अनुक्रम विभिन्नता एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन, मतलब ब्लैक आई ब्लू आई ज़्यादा मिलता है, सॉरी ब्लू आई ज़्यादा मिलता है, एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन मानव जनसंख्या में 0.01 से अधिक आवृत्ति से मिलता है, या एक वंशागत उत्परिवर्तन इनहेरिटेबल म्यूटेशन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति से मिलता है, तो इसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब आप सोच के बताओ कि जो म्यूटेशन कोडिंग में हुआ है वो होगा
नेक्स्ट उसमें पहुंचेगा जनरेशन में, या जो नॉन कोडिंग में हुआ है वो नेक्स्ट में पहुंचेगा। सर इसकी बात तो ऐसी है कि पहले म्यूटेशन होना चाहिए जर्म सेल में, दूसरा जर्म सेल में भी होना चाहिए नॉन कोडिंग सीक्वेंस में, तीसरा म्यूटेशन यदि नॉन कोडिंग सीक्वेंस में हो गया है तो वो म्यूटेशन उस ह्यूमन की सेक्सुअल पर, लाइफ सेक्सुअलिटी पर कोई इफ़ेक्ट ना करे। फोर्थ क्या हो जाएगा, अब वो म्यूटेशन पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता जाएगा और एक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। तो आपको क्या, हम यहाँ पर क्या लिखा है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नॉन कोडिंग सीक्वेंस में ज़्यादा होती है। कोडिंग में होती है लेकिन ज़्यादा किस में होगी, नॉन कोडिंग में ज़्यादा होगी। क्यों, ये पीछे से चलती आ जाएगी, पीढ़ी से एक पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में ये पहुँचती जाएगी। अब मेरे पास नेक्स्ट है पुनरावर्ती डीएनए, या बोलते हैं इसको रेपिटेटिव डीएनए बोलते हैं। रियल में तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा डीएनए फिंगरप्रिंट, वो तो सब कुछ पहले क्या था, बेस था, सब कुछ पहले क्या था, वो बेस बना है। ठीक है भाई, क्या लिखा है, ये अनुक्रमों या सीक्वेंस में डीएनए का छोटा सा भाग कई बार रिपीट होता है, इसे बोलते हैं क्या, रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं। क्या कहा मैंने, अनुक्रमों या सीक्वेंस में डीएनए का छोटा भाग कई बार रिपीट होता है, उसे बोल देते हैं क्या, हमारे पास रेपिटेटिव डीएनए। देखो जैसे हमारे पास ये डीएनए का सेगमेंट है हमारे पास, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ATGC आ गया, फिर उसके बाद कुछ छोड़कर फिर ATGC आ गया, फिर ATGC आ गया, हमारे पास ये अनुक्रम चलता जाएगा, ये हमारे पास अनुक्रम चलता जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, हमारे पास ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन गया है रेपिटेटिव डीएनए जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये है कहाँ पर, अब सवाल ये आता है कि सर जो आपका रेपिटेटिव डीएनए वो है कहाँ पर, वो कहाँ पर होता है। तो उससे पहले आप एक बात ही पढ़ लो, हमारे पास एक हेडिंग है अनुषंगी डीएनए, या बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। जो हमारा मेन डीएनए होगा उसको बोलेंगे जीनोमिक डीएनए। ये हमारा, हमने क्या लिखा है पर पहले पढ़ लो, जीनोमिक डीएनए का अपकेंद्रीकरण या सेंट्रीफ्यूगेशन एक हमारे पास क्या होता है, तरीका होता है करने पर ये डीएनए, मतलब कौन सा डीएनए, ये वाला डीएनए सैटेलाइट डीएनए, ये डीएनए डेंसिटी ग्रेडियंट या घनत्व प्रवणता के आधार पर अलग हो जाते हैं, जिसमें जीनोमिक डीएनए एक बहुत बड़ा शिखर या पीक बनाते हैं। समझ लो आप सब बच्चे को, हमारे पास पीक बनेगा इस टाइप से, और ये बन गया बड़ा पीक। ये किसका है, ये आपका होगा जीनोमिक डीएनए का, और ये किसके होंगे हमारे पास, ये होंगे सैटेलाइट डीएनए के। ठीक है, इसमें जीनोमिक डीएनए एक बहुत बड़ा शिखर पीक बनाता है, जबकि साथ में अन्य छोटे पीक या शिखर बनते हैं, जिसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। अब जो आपका ये डीएनए है सैटेलाइट वाला, इसी के अंदर मिलता है आपको क्या, रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, ये हमारे पास एक, हमने इसके अंदर कर दिया साइंटिफिकेशन कर दिया है, उसको घुमा दिया है हमारे पास, तो एक बना, एक ढेर मिला किसको, हमको एक ढेर मिलता है जीनोमिक डीएनए का, एक मिलता है सैटेलाइट डीएनए का। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपको बताना है कि इसके अंदर मीडियम कौन सा लेते हैं, कौन सा इसके अंदर हम मीडियम लेते हैं, जरा बताना सब बच्चे कमेंट करके। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, मतलब क्या है, जो रिपीट हो रहा है बार बार वही क्या है हमारे पास, वही सैटेलाइट डीएनए है। अब क्या है हमारे पास, सैटेलाइट डीएनए के लक्षण। पहला क्या है इसका, ये नॉन कोडिंग होता है। अब दिमाग की बत्ती आपकी जल गई होगी कि जब से हम क्यों चिल्ला रहे थे नॉन कोडिंग नॉन कोडिंग, कैसा है ये, नॉन कोडिंग होता है। दूसरा, ये रेपिटेटिव डीएनए का बना होता है। तीसरा, ये हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें क्या होगी, पॉलीमॉर्फिज्म होगी, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये अलग अलग होगा। मैं रिपीट करता हूँ, हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या होगा, ये अलग अलग होगा। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ये क्या मेरे पास सैटेलाइट डीएनए के लक्षण हैं। अब आया समझ में, हमने क्यों जब से हम चिल्ला रहे नॉन कोडिंग, हमारे पास क्या है इसके अंदर, हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म है। अब मेरे पास है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डीएनए। डीएनए कितने प्रकार का होता है, ये मेरे पास होता है मिनी सैटेलाइट, एक माइक्रो सैटेलाइट। अब ये मिनी और माइक्रो का मतलब क्या है, देखो मिनी बड़ा होगा और माइक्रो छोटा होगा। चलो पहले माइक्रो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, माइक्रो में
ATGA आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो बीच में हमारे फिर आ जाएगा ATG आ गया, फिर आ जाएगा ATGA, फिर ATGA से चलता जाएगा। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये ATGA बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और एक खास बात इसकी और होती है, बीच में यहाँ पर कोई भी गैप नहीं होता है। ये AT फिर क्या आ जाएगा, G फिर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। अब इसमें रिपीट कितने बेस पेयर की होगी, कितने बेस की होगी, तो 2 से 10 तक इसके अंदर रिपीट हो सकता है। यहाँ पर 2 भी हो सकते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 से लेकर लास्ट का तो होता है 10 तक हो सकता है। 2 से 10 बेस पेयर यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, A और T की मात्रा अधिक होती है। ये इनको लिखते हैं हमारे पास, ये A और T रिच होते हैं। AT क्या होते हैं, ये रिच होते हैं। इनको STR बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट। अभी टैंडम मतलब क्या है, जो लगातार हो, जो कंटिन्यूअस हो, बीच में गैप ना हो, इनको बोलते हैं क्या, STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट। अब इस पर आ जाओ, मिनी हमारे पास है मिनी सैटेलाइट। यहाँ पर क्या होता है, देखो आप देख लो, 10 से 60 बेस पेयर रिपीट होते हैं। मतलब 10 के बाद 10 भी, ये 10 हो सकते हैं। मैंने यहाँ कितने बनाए, ये 3, 3, 6, मैंने 8 बनाए हैं। तो आप 10 बना लेना इनको, 10 एक और लगा लो, यहाँ पर T लगा लो। ये 10 बेस पेयर, फिर 10, फिर 10, फिर 10, या 11, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे हमारे पास ये रिपीट हो सकते हैं। इनमें 10 से 60 बेस पेयर रिपीट होते हैं। ठीक है, इनमें G और C अधिक मात्रा मिलता है। और आपको ध्यान रखना, हमारे पास जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, हमारे पास ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए, इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, इस पे चिपका देंगे, इम्पोर्टेंट। ये DNA फिंगर प्रिंट का आधार है। ये DNA फिंगरप्रिंट का आधार है। अब आपके पास एक हेडिंग, आपके पास VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। अब आपके पास जो सैटेलाइट DNA है उसमें रिपीट की संख्या भिन्न होती है। क्या बताया मैंने, जो आपके पास सैटेलाइट DNA है उसमें भी कौन सा भाई, मिनी सैटेलाइट। कौन से वाला, मिनी सैटेलाइट। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है, रिपीट की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे बोल देते हैं VNTR। अब यही खास बात होती है कि प्रत्येक व्यक्ति का VNTR अलग अलग है। कैसे, देखो हमने मान लिया हमारे पास कि हमारे पास एक व्यक्ति का क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है। कौन सा क्रोमोसोम है, फर्स्ट नंबर है। तो जो उसका मिनी सैटेलाइट होगा उस पर ये रिपीट, मतलब हमारे पास एक बार रिपीट आ गई, 2 बार, 3 और 4 बार रिपीट आई है। अब उस व्यक्ति का क्रोमोसोम, पहला क्रोमोसोम आप किसी से सेल से निकाल लो, स्किन सेल से निकाल लो, या उसके ब्लड से निकाल लो, या बोन से निकाल लो, हेयर फॉलिकल से निकाल लो, पहले क्रोमोसोम पे ये 4 रिपीट आपके आएंगे, केवल 4 ही आएंगे उस व्यक्ति के। मतलब उसको बोल देंगे VNTR। कहना मतलब ये हो गया है कि जो VNTR होगा ये प्रत्येक व्यक्ति का फिक्स है। सेम कहानी यहाँ पर है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 22 है, हम क्या चेक करते हैं कि उस क्रोमोसोम नंबर 22 पर ये जो रिपीट है, जो सैटेलाइट DNA है, ये रिपीट वहाँ पर मान लो 6 बार है। कितनी बार है, वहाँ पर 6 बार रिपीट है हमारे पास। अब क्या होगा, उसी व्यक्ति का क्रोमोसोम नंबर 22 आप कहीं भी निकाल लो, कहीं भी किसी सेल से निकाल लो, उसमें ये रिपीट कितने आएंगे आपके, ये आपके रिपीट 6 ही आएंगे। इसे बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम ऑफ रिपीट। अब ये क्यों बनते हैं, ये बनते हैं आपके सैटेलाइट DNA से। क्लियर है, एक पॉइंट आप लिख लो, जो इनका आकार होता है VNTR का जो आकार होगा वो 0.1 किलो बेस पेयर से 20 किलो बेस पेयर तक हो सकता है। 0.1 किलो बेस पेयर से, अभी कितना बैठेगा आपको बताया, 0.1 किलो बेस पेयर है हमारे पास, तो 10 ये हो जाएगा आपका बेस पेयर। यहाँ से पॉइंट हटा दो, मतलब VNTR कितना होगा आपका, 100 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चला जाएगा, 20 किलो बेस पेयर। मतलब 20 का मतलब क्या हो जाएगा, 20 × 10 की पावर 3, 20,000 तक इतना बड़ा रिपीट हो सकता है ये। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके पास कि DNA फिंगरप्रिंट की तकनीक इनिशियली प्रारंभ में किसने दी थी, नाम है अलेक जेफरीज। नाम क्या है, अलेक जेफरीज। हमने एक बार
हम स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। हमने आपको पहले बताया जीनोम। जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेल का, हैप्लॉइड सेल में जितने जीनोम प्रेजेंट है या जितने भी बेस प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं जीनोम। ह्यूमन सेल की बात करते हैं। ह्यूमन सेल का जो जीनोम के अंदर बेस पेयर है वो 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर है। उन बेस पेयर में 99.9% सेम एक जैसा है और मात्र 0.1% डिफरेंट है। अब यदि हम 0.9% निकालें 3 × 10⁹ का, वो आपका आएगा 3 × 10⁶। अब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 0.16 निकालना, अलग से निकालना, मतलब उसकी सीक्वेंस करना कि ए क्या है, टी क्या है, सी क्या है, जी क्या है, तो अपने आप में खर्चीला है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा पैसा लगेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी तकनीक हो जिसमें कोई एक यूनिक फीचर हो, बिल्कुल एक यूनिक फीचर हो कि ये इस व्यक्ति का है, ये इस व्यक्ति का है। तो हमने क्या काम करा, हमने 0.1% DNA के अंदर ही बेस पेयर में हम कुछ ऐसी वेरिएशन, विभिन्नताएं ढूंढने की कोशिश करेंगे जो 2 व्यक्तियों के अंदर अलग अलग हो, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर। इतना। अब उसके बाद हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि आपके पास होता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र होता है। उस गुणसूत्र पर हमारे पास 2 रीजन होते हैं। एक होता है आपका नॉन कोडिंग रीजन, एक होता है कोडिंग रीजन। जो नॉन कोडिंग रीजन है, यदि उसमें म्यूटेशन हो जाए तो वो आपका बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाएगा। यदि कोडिंग में म्यूटेशन हो जाए, कोडिंग रीजन से बनती है प्रोटीन, वो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। अब हमारे पास 2 प्रकार की सेल होती है। एक होती है जर्म सेल, एक होती है आपके पास सोमैटिक सेल। जिससे हमारे आँख, नाक, कान, दांत बनेंगे, ये सोमैटिक सेल है। और जो हमारा सेक्स करता है डिटर्मिनेशन, वो जर्म सेल है। अब यदि म्यूटेशन हमारा सोमैटिक सेल में हो जाए, चाहे वो कोडिंग में हो या नॉन कोडिंग में हो, जैसे ही उस व्यक्ति की डेथ होगी वो म्यूटेशन वहाँ समाप्त हो जाएगा। अब यदि जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ और उस म्यूटेशन ने, मतलब जर्म सेल के अंदर भी नॉन कोडिंग में म्यूटेशन हुआ और उस म्यूटेशन ने उस व्यक्ति की सेक्स लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं डाला। अब क्या होगा कि जो म्यूटेशन था वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा। और कौन सा रीजन होगा वो आपका रीजन होगा नॉन कोडिंग रीजन। हमारे पास नेक्स्ट में हेडिंग था आपका पॉलीमॉर्फिज्म। हमारे पास बहुत सारे डीएनए सेम है, लेकिन उसमें एक सिंगल बेस पर चेंज हो गया है। क्यों चेंज हुआ है? म्यूटेशन के कारण। मतलब म्यूटेशन तो कारण है, रीजन, उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या है? वो पॉलीमॉर्फिज्म है। वो क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। तो सिंगल एटम चेंज हो, सिंगल आपका बेस चेंज हुआ है, उससे आपके पास क्या हुआ? हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म आ गया है। अब यही बात हम अगर डीएनए के अंदर अप्लाई कर दें, मतलब क्या हुआ? आपका नेक्स्ट हेडिंग था अलील। क्या हेडिंग था आपका? नेक्स्ट अलील था। अब अलील को यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, हम अलील को अल्टरनेट ऑफ जीन बोलते हैं, मतलब जीन ही अलील है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मान लो आपकी बॉडी के अंदर एक जीन है, उस जीन की वजह से आपकी जो आँख का कलर है वो ब्लैक आता है। कैसा आता है? ब्लैक आता है। अब म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन की वजह से जो आपके पास ब्लैक आई का जीन था उसमें चेंज हुआ है, एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो गया या 2 का चेंज हुआ है। फिर उस चेंज की वजह से जो आँख का कलर आया ब्लू आ गया है। क्या आ गया है? ब्लू आ गया है। अब यदि वह ब्लू कलर आपको ज़्यादा मात्रा में मिलता है तो उसको बोल देंगे हमारे पास कि में एक दूसरे के अलील हो गए। क्या हो गए? अलील हो गए। ठीक है। अब अलील के बाद हमारे पास जो अलील था, उसके बाद आपका हेडिंग था डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसमें लिखा है साफ साफ कि 0.01% आवृत्ति से मिलता है, तो इसको बोल देंगे हम क्या? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ये इतना आपका बेस था पहले। अब उसके बाद हम करते हैं बात डीएनए फिंगरप्रिंट की, जो मेन है आपका। अब होगा क्या? हमारे पास डीएनए का बहुत बड़ा भाग रिपीट होता है अपने आप में, उसे बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। क्या बोलते हैं उसको? रेपिटेटिव डीएनए बोलते हैं, जो बार बार रिपीट होगा, छोटा सेगमेंट बार बार रिपीट होगा। अब ये डीएनए होता कहाँ है? तो अगर हमारे आपके पास एक पूरा डीएनए है, उसको बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। उस जीनोमिक डीएनए में से हम क्या काम करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे और वहाँ पर हम
जीनोमिक डीएनए और आपका एक डीएनए, उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, अलग कर लेंगे। सैटेलाइट डीएनए अलग कर लेंगे। अब मेरे पास जो सैटेलाइट डीएनए है, जो मेरे पास सैटेलाइट डीएनए है, उसके हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक है। पहला क्या है, जितना भी सैटेलाइट डीएनए होगा उसको हम बोल देते हैं कि नॉन कोडिंग रीजन है, या बोलते हैं जंक डीएनए है, उसके पास कोई भी सूचना प्रेजेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, वह रेपिटेटिव डीएनए है, मतलब बार बार रिपीट होता है। हमारे पास उसका तीसरा पॉइंट क्या था कि उसके अंदर हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, मेरा अलग, आपका अलग, सबका अलग अलग होगा। हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म उसके अंदर होती है। अब मेरे पास सैटेलाइट डीएनए दो प्रकार का होता है, एक होता है मिनी सैटेलाइट, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो छोटा है जिसमें 4 बेस पे रिपीट, 4 से लेकर 10 तक बेस पे रिपीट होते हैं, वाला 4 से लेकर आपका 8 भी होता है, 9 भी होते हैं। और जो मेरे मिनी के अंदर हमारे पास 2 से लेकर 60 तक बेस पर आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। जो माइक्रो उसको बोलते हैं STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट, मतलब वो लगातार आपके रिपीट होंगे। अब इसमें आपके पास एक नई टर्म आती है, उसको बोलते हैं VNTR, वेरिएबल टैंडम ऑफ रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम ऑफ रिपीट, VNTR बोलते हैं इसको, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम ऑफ रिपीट। ये है क्या, ये आपके पास क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के क्रोमोसोम पे एक फिक्स वेरिएबल नंबर होता है। मतलब अपनी बात करता हूँ तो मेरे पहले क्रोमोसोम पे मान लो 5 रिपीट है। अब मेरी बॉडी का कोई भी सेल ले लो आप, स्किन सेल ले लो, हेयर सेल, कुछ भी सेल ले लो, उसमें पहले क्रोमोसोम पर 5 ही रिपीट होंगे। मतलब आपका कोई क्रोमोसोम, आपका क्रोमोसोम नंबर 16 है, 16 पर आपके 10 रिपीट है। कितने रिपीट है? 10। तो वे 10 ही रिपीट आपके पास प्रत्येक सेल में होंगे। तो VNTR आपके क्या होता है, VNTR से आपके डीएनए फिंगरप्रिंट होती है। अब जो मिनी के पास सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट हमारे पास क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट में यूज होता है। और इसका जो पहला जो टेक्निक थी वो अलेक्स जेफरीज ने दी थी। आज इतना करते हैं, हम कल इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि डीएनए कैसे निकालते हैं, उसका कैसे करते हैं डाइजेशन, वो कल आपको बताएंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।